नैना की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उसकी शादी राजीव से हुई थी, जो एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। राजीव स्वभाव से बहुत अच्छा था और अपनी पत्नी की इज्जत करता था। शादी के बाद जब नैना अपने ससुराल पहुंची तो उसका बहुत प्यार से स्वागत हुआ। घर में उसकी सास शारदा देवी, ससुर गोपाल जी, देवर रोहित और ननंद पूजा रहते थे। शुरू शुरू में सब लोग नैना को सिर आंखों पर बिठाकर रखते थे। शारदा देवी हर किसी से कहती थी, हमारी बहू तो लक्ष्मी बनकर आई है। यह सुनकर नैना का दिल खुशी से भर जाता था। उसे लगता था कि उसे ऐसा परिवार मिला है जहाँ उसे बेटी की तरह प्यार और सम्मान मिलेगा। नैना भी पूरे मन से सबका दिल जीतने की कोशिश करती थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम संभालती, सबकी पसंद का खाना बनाती और फिर अपनी नौकरी पर चली जाती। शुरुआत में उसे यह सब अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि परिवार के लिए थोड़ा त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। शादी के कुछ महीनों बाद घर के लगभग सारे काम नैना के जिम्मे आ गए। सुबह सबसे पहले उठना, नाश्ता बनाना, सबके टिफिन तैयार करना, घर की सफाई करना, फिर ऑफिस जाना और शाम को लौटकर खाना बनाना, बर्तन समेटना और अगले दिन की तैयारी करना। यह सब उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन अगर कोई काम अधूरा रह जाता तो सबकी जुबान पर एक ही बात होती, नैना आ जाएगी तो कर लेगी। एक दिन नैना ऑफिस से बहुत थकी हुई घर लौटी। पूरे दिन लगातार मीटिंग्स होने के कारण उसे बैठने तक का समय नहीं मिला था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, शारदा देवी ने आवाज़ लगाई, बहू जरा मेरे लिए चाय बना देना। नैना मुस्कुराकर किचन की तरफ बढ़ गई। तभी पूजा भी वहाँ आ गई और बोली, भाभी मेरे लिए भी अदरक वाली चाय बना देना। इतने में रोहित ने कमरे से आवाज़ लगाई, भाभी मुझे चाय नहीं कॉफ़ी चाहिए। नैना बिना कुछ कहे सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनाने लगी। उसके चेहरे की थकान किसी ने नहीं देखी। रात को जब वह अपने कमरे में पहुंची तो उसके पैरों में दर्द हो रहा था। राजीव ने पूछा, क्या हुआ नैना, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा था। वह राजीव को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी तकलीफ अपने मन में ही दबा लेती थी। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्यौहार आने वाला था। घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। एक सुबह शारदा देवी ने नैना को अपने पास बुलाया और बोली, बहू अपने पापा को फ़ोन कर देना। नैना ने पूछा, किस लिए मम्मी जी? शारदा देवी बोली, त्यौहार आ रहा है, कह देना कि इस बार सबके लिए अच्छे कपड़े भेज दे। मेरे लिए, तुम्हारे ससुर जी के लिए, रोहित के लिए और पूजा के लिए भी। नैना यह सुनकर थोड़ा असहज हो गई। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी पापा पहले ही शादी में बहुत खर्च कर चुके हैं। यह सुनते ही शारदा देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, अरे बहू, हमने कौन सा अपने लिए कुछ मांग लिया, रिश्तों में इतना तो चलता ही है। नैना चुप हो गई। वह जानती थी कि अगर वह ज़्यादा कुछ कहेगी तो बात बढ़ जाएगी। उसने अपने पिता को फ़ोन किया। उधर से उसके पिता की खुश आवाज़ आई, कैसी है मेरी बेटी? यह सुनकर नैना की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने आंसू छिपा लिए। वह चाहकर भी अपने पिता को सच्चाई नहीं बता पाई। त्योहार आया और नैना के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सबके लिए कपड़े और उपहार भेज दिए, लेकिन शारदा देवी फिर भी पूरी तरह खुश नहीं हुई। उन्होंने सामान देखते हुए कहा, कपड़े तो ठीक है, लेकिन आजकल लोग थोड़ा और भी देते हैं। यह सुनकर नैना का दिल टूट गया। उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसके पिता अपनी पूरी कोशिश करते थे, फिर भी उनकी कद्र नहीं होती थी। धीरे धीरे ऐसे मौके बढ़ने लगे। हर त्योहार, हर कार्यक्रम और हर छोटे बड़े अवसर पर मायके से कुछ न कुछ भेजने की उम्मीद की जाती। नैना अपने पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी तरह जानती थी। वह एक साधारण नौकरी करते और घर में उसकी बहन की पढ़ाई भी चल रही थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी बेटी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें किसी बात की परेशानी है। एक दिन नैना अपने मायके गई हुई थी। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। शाम को वह पानी लेने के लिए
आंगन की तरफ गई तो अचानक उसके कदम रुक गए। उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी। वे किसी व्यक्ति से कह रहे थे, भाई साहब, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए पैसे दे दीजिए, अगले महीने लौटा दूंगा। यह सुनते ही नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वहीं खड़ी रह गई। उसने पहली बार अपने पिता की आवाज़ में ऐसी मजबूरी महसूस की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसके पिता अंदर आए और उसे देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों देख रही हो? लेकिन नैना कुछ नहीं बोली। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या उसके पिता उसकी ससुराल की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो गए थे? उस रात नैना बिल्कुल सो नहीं पाई। उसके कानों में बार बार अपने पिता की वही बात गूंज रही थी, भाई साहब, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए पैसे दे दीजिए। वह सोच रही थी कि जिस पिता ने कभी अपनी परेशानियां बच्चों पर जाहिर नहीं होने दी, आज उन्हें उधार मांगने की नौबत क्यों आ गई। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ से अकेले में बात की। पहले तो उसकी माँ टालने की कोशिश करती रही, लेकिन जब नैना ने जिद की तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से हर त्योहार, हर रस्म और हर मांग को पूरा करने में काफ़ी खर्च हो गया था। ऊपर से छोटी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी था। कई बार घर का बजट बिगड़ जाता था, लेकिन उसके पिता हमेशा कहते थे कि बेटी की ससुराल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह सुनकर नैना का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसके पिता मुस्कुराते हुए अपनी तकलीफ छिपा रहे थे और वह अब तक कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने उसी समय मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह अपने माता पिता को और परेशानी में नहीं डालेगी। मायके से लौटते समय उसके पिता ने हमेशा की तरह उसके हाथ में कुछ पैसे रखने चाहे, लेकिन इस बार नैना ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा, अब आपकी बेटी छोटी नहीं रही। अब आपको मेरे लिए नहीं, अपने लिए सोचना चाहिए। उसके पिता मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखों की नमी नैना से छिप नहीं सकी। ससुराल लौटने के कुछ दिन बाद घर में फिर एक त्योहार की चर्चा शुरू हो गई। शारदा देवी बड़ी उत्सुकता से तैयारियों की बातें कर रही थी। तभी उन्होंने नैना को बुलाकर कहा, बहू, इस बार त्योहार पर अपने पापा को पहले ही बता देना, पिछले बार जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। नैना ने पूछा, कौन सी गलती मम्मी जी? शारदा देवी बोली, इस बार सबके लिए अच्छे कपड़े आने चाहिए, रोहित के लिए भी और पूजा के लिए भी, ऊपर से मिठाइयाँ और फल अलग। नैना चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। पहले की तरह उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार उसके मन में कुछ बदल चुका था। वह जानती थी कि अब उसे अपने पिता पर और बोझ नहीं बनने देना है। उसी शाम उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने पूछा, बेटा, त्योहार के लिए क्या क्या भेजना है? नैना ने गहरी सांस ली और बोली, मम्मी, इस बार सिर्फ मेरे और राजीव के लिए साधारण से कपड़े भेज देना, इसके अलावा कुछ मत भेजना। उसकी माँ हैरान रह गई। उन्होंने कहा, बेटा, फिर वहाँ कोई कुछ कहेगा तो? नैना ने जवाब दिया, कहने दीजिए मम्मी, अब मैं सब सुन लूँगी, लेकिन पापा को और परेशान नहीं होने दूँगी। उधर शारदा देवी को पूरा भरोसा था कि इस बार भी पहले की तरह ढेर सारा सामान आएगा। वह पड़ोसियों से भी कह रही थी कि उनकी बहू के मायके वाले हर त्योहार पर खूब मान सम्मान करते हैं। दिन बीतते गए और त्योहार का दिन आ गया। दोपहर को नैना के मायके से सामान पहुंचा। घर के सभी लोग उत्सुकता से पैकेट खोलने लगे, लेकिन जैसे जैसे पैकेट खुलते गए, शारदा देवी के चेहरे का रंग बदलता गया। अंदर सिर्फ नैना और राजीव के लिए कपड़े थे, साथ में थोड़ा सा साबुन और मिठाई। बाकी किसी के लिए कोई कपड़ा नहीं था। कुछ क्षणों के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर शारदा देवी गुस्से से बोली, बस इतना ही सामान आया है? पूजा ने भी मुंह बनाते हुए कहा, लगता है अब मायके वालों को रिश्ते की परवाह नहीं रही। नैना सब कुछ शांत होकर सुनती रही। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। शारदा देवी ने गुस्से में कहा, बहू, अपने मायके वाले को फ़ोन लगाओ, पूछो बाकी सामान कहाँ है। नैना ने पहली बार दृढ़ आवाज़ में कहा, मम्मी जी, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही मम्मी को कहा था कि सिर्फ इतना ही भेजें।
यह सुनते ही सब चौंक गए। शारदा देवी की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा, मतलब यह सब तुम्हारे कहने पर हुआ है? नैना ने शांत स्वर में कहा, जी मम्मी जी। शारदा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। शारदा देवी गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा फैसला लेने की? इस घर में क्या होगा और क्या नहीं, यह तय करने वाली तुम कौन होती हो? नैना ने सिर झुकाकर उनकी बात सुनी, लेकिन इस बार वह डर नहीं रही थी। वर्षों से अपने मन में दबा दर्द अब उसके धैर्य की सीमा तक पहुंच चुका था। पूजा भी बीच में बोल पड़ी, भाभी, अगर सब लोग अपने अपने मन से फैसले लेंगे तो रिश्ते की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। नैना ने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, दीदी, रिश्तों की कीमत उपहारों से नहीं होती, दिल से होती है। यह सुनकर पूजा चुप हो गई, लेकिन शारदा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अच्छा, अब हमें रिश्ते निभाना भी तुम सिखाओगी? तभी राजीव ऑफिस से घर पहुंचा। घर का माहौल देखकर वह समझ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या बात है माँ? शारदा देवी ने गुस्से में सारी बात बता दी और बोली, देख लो अपनी पत्नी को, इसने अपने मायके वालों से कहकर पूरे परिवार का अपमान करवा दिया। राजीव ने शांत स्वर में नैना की तरफ देखा और पूछा, क्या यह सच है? नैना ने कहा, हाँ, यह सच है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए। शारदा देवी ने बीच में टोका, हमें कोई वजह नहीं सुननी, गलती की है तो मानो। लेकिन इस बार राजीव ने कहा, नहीं माँ, पहले नैना की बात पूरी सुन लेते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मम्मी जी, मैं हमेशा आपकी इज्जत करती आई हूँ। आपने जो कहा मैंने किया। आपने कभी मायके से कुछ मंगवाने को कहा तो मैंने मना नहीं किया, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को किसी से उधार मांगते हुए सुना। यह सुनते ही सभी चौंक गए। नैना ने आगे कहा, मेरे पापा कर्ज लेकर आपकी हर उम्मीद पूरी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनकी बेटी को ससुराल में कुछ सुनना ना पड़े। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने पहली बार अपने पिता को इतना मजबूर देखा था। उस दिन मुझे लगा कि अगर मैं चुप रही तो मैं एक बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ। शारदा देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन्हें सच स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उन्होंने कहा, तो क्या हमने तुम्हारे पापा से कर्ज लेने को कहा था? नैना ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, आपने नहीं कहा था, लेकिन बार बार की उम्मीदों ने उन्हें मजबूर जरूर कर दिया था। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। तभी राजीव ने कहा, माँ, अगर यह सच है तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई। शारदा देवी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, तो अब तुम भी अपनी पत्नी का पक्ष लोगे? राजीव ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं सिर्फ सही और गलत की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर शारदा देवी का चेहरा उतर गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा उनके सामने इस तरह खड़ा होगा। कुछ देर बाद उन्होंने गुस्से में एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपने मायके वालों की इतनी ही चिंता है तो इस घर और उस घर में से एक को चुन लो। यह सुनते ही नैना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, मम्मी जी, बेटी अपने मायके को नहीं छोड़ सकती और बहू अपने ससुराल को नहीं छोड़ना चाहती। मैं दोनों रिश्ते निभाना चाहती हूँ, लेकिन अगर किसी रिश्ते को निभाने के लिए मेरे पिता का सम्मान दांव पर लगे तो मैं वह कभी नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर राजीव गर्व से अपनी पत्नी को देखने लगा। पहली बार उसने देखा कि हमेशा चुप रहने वाली नैना अपने आत्मसम्मान और अपने माता पिता के सम्मान के लिए मजबूती से खड़ी थी। घर में तनाव इतना बढ़ चुका था कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। शारदा देवी अपने कमरे में चली गई। पूजा भी चुप थी। रात का खाना भी लगभग खामोशी में हुआ। कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। नैना अपने कमरे में बैठी थी और सोच रही थी कि क्या उसने अपने माता पिता के सम्मान के लिए आवाज़ उठाकर कोई गलती कर दी है।
दूसरी तरफ शारदा देवी भी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उनके मन में गुस्से से ज़्यादा बेचैनी थी। उन्हें बार बार नैना की वह बात याद आ रही थी कि उसके पिता कर्ज लेकर उनकी उम्मीदें पूरी कर रहे थे। उन्होंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक आवाज़ बार बार कह रही थी कि शारदा, कहीं न कहीं वह सचमुच गलत थी। अगले दिन सुबह शारदा देवी मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। पूजा भी उनके साथ थी। मंदिर में पूजा के बाद उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जो नैना के मायके के पास ही रहती थी। बातचीत के दौरान उस महिला ने अनजाने में ऐसी बात कह दी जिसने शारदा देवी को अंदर तक झकझोर कर दिया। महिला बोली, नैना के पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। बेटी की शादी के बाद भी उन्होंने कभी किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई। पिछले कुछ महीनों से आर्थिक तंगी में है, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सुना है बेटी की ससुराल के मान सम्मान के लिए उन्होंने कई जगह से उधार तक लिया है। यह सुनते ही शारदा देवी का चेहरा उतर गया। अब उन्हें समझ आने लगा कि नैना ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। घर लौटते समय पूरे रास्ते वह खामोश रही। पहली बार उन्हें अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हो रही थी। उन्हें याद आने लगा कि कैसे हर त्योहार पर उन्होंने कुछ न कुछ उम्मीद रखी, कैसे हर बार सामान में कमी निकाली और कैसे कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि सामने वाला किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा। उसी शाम अचानक गोपाल जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कुछ ज़रूरी जांचें लिख दी। अस्पताल का खर्च उम्मीद से ज़्यादा था। राजीव पैसे की व्यवस्था करने में लगा हुआ था। तभी शारदा देवी ने देखा कि बिना कुछ सोचे समझे नैना ने अपने बचाए हुए पैसे निकालकर राजीव के हाथ में रख दिए। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि कुछ दिन पहले इसी घर में उसका अपमान हुआ था। उसकी पहली चिंता अपने ससुर की सेहत थी। यह देखकर शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्हें महसूस हुआ कि जिस बहू को वह हमेशा परखती रही, वही आज इस परिवार के लिए सबसे ज़्यादा खड़ी है। रात को जब सब घर लौटे तो शारदा देवी ने नैना को अपने कमरे में बुलाया। नैना थोड़ी घबराई हुई थी। उसे लगा शायद फिर कोई नई बात होगी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची, शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से नैना का हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो। नैना हैरान रह गई। उसने कहा, मम्मी जी आप यह क्या कह रही है? शारदा देवी बोली, मैंने जिंदगी भर खुद को सही समझा। मुझे लगता था कि रिश्तों में मान सम्मान ऐसे ही निभाया जाता है, लेकिन मैं यह भूल गई कि सम्मान सामान से नहीं, इंसान से होता है। मैंने तुम्हारे माता पिता की मजबूरी नहीं समझी, मैंने तुम्हारे दिल का दर्द नहीं समझा। यह कहते कहते उनकी आवाज़ भरला गई। तभी उन्होंने राजीव और गोपाल जी को भी कमरे में बुला लिया। पूजा और रोहित भी आ गए। सबके सामने शारदा देवी ने कहा, आज से इस घर में किसी भी त्योहार, किसी भी रस्म या किसी भी मौके पर किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी जाएगी। जो प्यार से दे उसका सम्मान होगा और जो ना दे उसका भी उतना ही सम्मान होगा। फिर उन्होंने कहा, और सबसे पहले मैं नैना के माता पिता से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगले ही दिन शारदा देवी खुद नैना के मायके गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने नैना के पिता के सामने हाथ जोड़ दिए। नैना के पिता घबरा गए और बोले, अरे बहन जी यह आप क्या कर रही है? शारदा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको बहुत तकलीफ़ दी। आपने हमेशा रिश्ते निभाए और मैं आपकी मजबूरियां समझ ही नहीं पाई। यह सुनकर नैना के पिता भावुक हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्तों में माफ़ी नहीं, अपनापन होना चाहिए। जो बात समझ में आ जाए वही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब त्योहारों पर उपहारों की नहीं, साथ बैठकर खुशियाँ मनाने की बातें होती थी। पूजा और रोहित भी घर के कामों में हाथ बटाने लगे थे। शारदा देवी अब हर किसी से कहती थी, अच्छे रिश्ते महंगे उपहारों से नहीं, दिल के सम्मान से बनते हैं। नैना के चेहरे पर भी अब सुकून दिखाई देता था। उसे खुशी थी कि उसने समय रहते अपने माता पिता के सम्मान के लिए आवाज़ उठाई और उससे एक परिवार टूटने के बजाय
और मजबूत हो गया। दोस्तों, कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब बात अपने आत्मसम्मान और अपने माता पिता के सम्मान की हो, तब सही बात के लिए खड़ा होना भी ज़रूरी होता है। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें प्यार के साथ साथ सम्मान भी हो। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या नैना ने अपने माता पिता के सम्मान के लिए जो कदम उठाया वह सही था? अगर आप नैना की जगह होते तो क्या करते? और क्या रिश्तों में बार बार मायके से उम्मीद रखना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी एक एक राय पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।